अस्सलाम वालेकुम। कीमियाई तामुलात का चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। ये गाइड खास तौर पर इम्तिहान की तैयारी के लिए है। हम इसमें सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान करके समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस आखिर हैं क्या। फिर मसावात को बैलेंस करने का वो ज़रूरी तरीका सीखेंगे। रिएक्शंस की 4 अहम अक़साम को पहचानेंगे, देखेंगे कि उनमें एनर्जी कैसे बदलती है, और आखिर में केमिकल बॉन्ड्स के पीछे छुपे राज से पर्दा उठाएंगे। तो हमारा पहला हिस्सा कीमियाई तामुलात क्या हैं। चलें बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये एक बहुत अहम सवाल है कि आखिर एक रिएक्शन में एटमों के साथ होता क्या है। क्या वो कहीं गायब हो जाते हैं या कुछ और होता है? इस सवाल का जवाब ही केमिस्ट्री की पूरी बुनियाद है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को ना एक खाने की तरकीब की तरह समझें। रिएक्टेंट्स वो चीज़ें हैं जिनसे आप शुरू करते हैं, मतलब आपके अज्जा, और प्रोडक्ट्स वो नई डिश है जो आखिर में बनकर तैयार होती है। आप अज्जा से शुरू करते हैं और एक बिल्कुल नई चीज़ बना लेते हैं। चले मीथेन गैस के जलने की मिसाल देखते हैं। देखें, बाएं तरफ है हमारे रिएक्टेंट्स मीथेन और ऑक्सीजन। रिएक्शन के बाद दाएं तरफ हमारे पास है प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अब एक बात पर गौर करें, एटम वही हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बस उनकी जगह बदल गई है, बिल्कुल जैसे लेगो ब्लॉक से कोई नई चीज बनाई हो। ठीक है, अब जब हम ये जान गए हैं कि एटम सिर्फ अपनी जगह बदलते हैं, तो ये हमें केमिस्ट्री के सबसे अहम असूल की तरफ लाता है, यानी मसावात को मुतवाज़न करना या बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये एक ऐसी स्किल है जो इम्तिहान में ज़रूर पूछी जाती है, तो इस पर ख़ास तवज्जो देनी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर रिएक्टेंट्स का कुल वजन यानी मास प्रोडक्ट्स के कुल मास के बराबर क्यों होना चाहिए? इसका जवाब एक बहुत बुनियादी कानून में छुपा है जो पूरी केमिस्ट्री की बुनियाद है, और जवाब है मादे के तहफ़्फ़ुज़ का कानून, यानी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कानून सीधी सी बात कहता है कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी चीज़ ना तो नई बनती है और ना ही गायब होती है। ये बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। जितने ब्लॉक्स से खेल शुरू किया था, आखिर में भी उतने ही होंगे, बस उनकी शक्ल बदल जाएगी। ये क्लासिक तजुर्बा है जो इस कानून को साबित करता है। यहाँ देखें, रिएक्शन से पहले सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस को एक साथ तोला जा रहा है। इस शुरू के वजन को जहन में रखें। और रिएक्शन के बाद जब सिल्वर क्लोराइड की एक नई सफ़ेद चीज़ बन भी गई, तब भी कुल वजन बिल्कुल वही का वही है, कुछ भी कम नहीं हुआ। ये मादे के तहफ़्फ़ुज़ के कानून का बिल्कुल पक्का सबूत है। तो एग्जाम में इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, बस ये 5 स्टेप्स याद रखें। पहले दोनों तरफ एटम लिखें और गिन लें। फिर एक वक्त में एक सब्सटेंस पर काम करें और कोएफिशिएंट्स यानी नंबर लगाकर एटम बराबर करें। यही काम सबके साथ दोहराएं। और हाँ, जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो जोड़ों में होते हैं जैसे O2 या H2, इनको बिल्कुल आखिर में बैलेंस करें। चलिए अमोनिया बनाने की मिसाल देखते हैं। शुरू में रिएक्टेंट्स वाली साइड पर 2 नाइट्रोजन एटम है, लेकिन प्रोडक्ट्स वाली साइड पर सिर्फ एक है। साफ जाहिर है हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, तो ये इक्वेशन अभी गैर मुतवाज़िन यानी अनबैलेंस्ड है। और अब देखें, सही कोएफिशिएंट्स लगाने के बाद हमारे पास दोनों तरफ 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड है और मादे के तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर पूरी उतरती है। बहुत खूब। अब जब हमें इक्वेशन बैलेंस करनी आ गई है, तो चलें रिएक्शंस की 4 अहम किस्मों को पहचानना सीखते हैं। अगर ये पैटर्न समझ आ गए, तो इम्तिहान में सवाल हल करना बहुत आसान हो जाएगा। पहली 2 किस्में तो एक दूसरे का बिल्कुल उलट हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक बड़ी चीज़ छोटे हिस्सों में टूट जाती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें तो वो टूट जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट आकर एक कमज़ोर एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में तो पार्टनर्स की अदला बदली हो जाती है, मतलब 2 कंपाउंड्स अपने साथियों को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे AB और CD मिलकर AD और CB बन जाएं।
हर केमिकल रिएक्शन में एनर्जी की तब्दीली भी शामिल होती है। चलें इसको एक आसान से सवाल से समझते हैं। क्या रिएक्शन गर्मी पैदा करता है या उसे अपने अंदर जज्ब करता है? ये फर्क याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सो का मतलब है बाहर निकलना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस गर्मी बाहर निकालते हैं, जैसे आग का जलना। और एंडो का मतलब है अंदर जाना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस गर्मी को जज्ब करते हैं, जिससे आसपास की जगह ठंडी हो जाती है, जैसे पौधों का फोटोसिंथेसिस। चलें अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम इस बुनियादी वजह को जानेंगे कि एटम आखिर एक दूसरे से रिएक्ट करते ही क्यों हैं, और ये सब कुछ होता है केमिकल बॉन्ड्स की वजह से। तो इन केमिकल रिएक्शंस के पीछे असल वजह क्या है? आखिर एटमों को एक दूसरे से जुड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जवाब है इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी की तलाश। अब ये स्टेबिलिटी हासिल करने के दो बड़े तरीके हैं। आयोनिक बॉन्ड्स में एक एटम दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, बिल्कुल तोहफे की तरह, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड्स में एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, एक पार्टनरशिप की तरह। तो एक में मुकम्मल ट्रांसफर है और दूसरे में टीम वर्क। ये डॉट और क्रॉस डायग्राम्स दिखा रहे हैं कि ये शेयरिंग होती कैसे है। देखें, हाइड्रोजन 1 जोड़ा, ऑक्सीजन 2 जोड़े और नाइट्रोजन 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके स्टेबल हो जाते हैं। ये डायग्राम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग समझने का एक बहुत ही अच्छा तस्वीरी तरीका है। और आखिर में देखते हैं कि ये सारी थियोरी असल जिंदगी में कैसे काम करती है। ये खिलौना कार सिरका और बेकिंग सोडा के एक छोटे से केमिकल रिएक्शन से चल रही है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे किताबी बातें अमली तौर पर काम करती हैं। तो अब जब बुनियादी बातें समझ आ गई हैं, तो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को एक केमिस्ट की नज़र से देखें। खाना पकाने से लेकर लोहे को जंग लगने तक केमिस्ट्री हर जगह काम कर रही है। अगली बार जब कोई तब्दीली नज़र आएगी तो उसके पीछे का क्यों भी समझ आएगा। अब इम्तिहान की तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। गुड लक।